हेलो फ्रेंड्स, सीटेट 2018 का प्रीवियस ईयर पेपर है। इस पेपर की सीडीपी, मैथ्स और ईवीएस में आपको करवा चुका हूं। आज हम पढ़ेंगे ईवीएस की पेडागोजी। पहला प्रश्न है, सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? पहला ऑप्शन है कक्षा में बहस आयोजित करना। दूसरा ऑप्शन है समूह चर्चा करना। तीसरा ऑप्शन है पोस्टर बनाना और चौथा ऑप्शन है बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर 4, बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। जब बच्चे एक पौधे को अपनाएंगे और उसका पालन पोषण करेंगे तो बच्चों का लगाव उस पौधे से हो जाएगा। इस तरह से बच्चे उस पौधे के प्रति संवेदनशील बन जाएंगे। आगे चलते हैं। अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित हैं। बच्चों से उन बीमारियों का सर्वेक्षण करने के लिए कहा गया जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित हैं। पाठ्य पुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? इनमें से कौन सा विकल्प उपयुक्त नहीं है? पहला ऑप्शन है इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। इस सर्वेक्षण ने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। दूसरा ऑप्शन है इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। तीसरा ऑप्शन है इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। चौथा ऑप्शन है इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिससे लोग पीड़ित हैं। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 4। यहां पे आप देखेंगे सर्वेक्षण के दौरान बच्चे बातचीत करेंगे लोगों से तो उनको बातचीत करने का अवसर मिलेगा। ये वाला बिल्कुल सही है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। वास्तविक जीवन या वास्तविक अनुभव से बच्चों ने सीखा, ये भी सही है। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। बच्चे समूह में काम कर रहे हैं, एक साथ काम कर रहे हैं। डेटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का प्रबंधन। बच्चों ने डेटा वहां से कलेक्ट किया लोगों से कि आपको कौन सी बीमारी है या किस बीमारी से वो लोग पीड़ित हैं। उसके बाद उस डेटा के आधार पर वो लोग निष्कर्ष भी निकाल सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसमें जो अप्रासंगिक ऑप्शन है वो आपका है ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, जो ऐसे प्रश्न होते हैं बड़े वाले, ये थोड़ा सा एग्जाम में आपको परेशान करते हैं क्योंकि जब आप यहां से पढ़ना शुरू करते हैं तो यहां पहुंचते पहुंचते आप पीछे की चीजें भूल जाते हैं। तो आपको इनमें से जो मेन पॉइंट होते हैं उनको आपको देखना होता है। आपातकाल परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। ठीक है, जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का उपयोग किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा था? तो यहां पे इतनी सारी चीजें यहां पे इस पैसेज में की गई या इस क्वेश्चन में की गई। पहले बच्चों से प्रश्न पूछे, फिर बच्चों ने अपने अनुभव बताए। ठीक है, तो इस पहला ऑप्शन यहां पे है संज्ञानात्मक दृष्टिकोण। सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण आपको छांटना है। ठीक है, दूसरा अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, तीसरा अन्वेषण दृष्टिकोण और चौथा मानवतावादी दृष्टिकोण।
इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3, इंक्वायरी अप्रोच, अन्वेषण दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि यह सस्ता और सुलभ है, बुजुर्ग लोग बुद्धिमान हैं और उनके पास समय है, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है, कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। कोई समुदाय है, मान लीजिए कोई समुदाय है और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो ये बच्चे जो हैं समुदाय से ही काफी सारी चीजें सीखने लगेंगे और ये क्या होगी इनके लिए वास्तविक परिस्थिति। अगला प्रश्न है, ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। ईवीएस कक्षा शिक्षण में शिक्षण अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, विद्यालय के बाहर के जीवन से हम शिक्षण को जोड़ते हैं और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। पहला ऑप्शन है पाठ्य पुस्तकों के बाहर जाना, गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक्स। दूसरा है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों और चिंताओं को पाठ्य पुस्तकों से लिंक करना। तीसरा पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण। चौथा पाठ्यचर्या से बाहर जाना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना। जब हम कक्षा शिक्षण की प्रक्रिया करते हैं तो हमें केवल पाठ्य पुस्तकों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, हमें पाठ्य पुस्तकों में जो ज्ञान है उसको बाहर के ज्ञान से, यानी जो हमारा वास्तविक जीवन है उस ज्ञान से हमें जोड़ना चाहिए। कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, मां और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, यहां तक सही है। और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है, परिवार की परिभाषा बिल्कुल सही है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, यहां पे असंवेदनशीलता की बात नहीं हो रही है। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, जो शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण है वो समावेशी नहीं है। इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 3, परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए, इस तरीके से परिवार की अवधारणा को नहीं सिखाया जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे हैं वो निष्क्रिय होकर सुन रहे हैं, ठीक है, बच्चों की यहाँ पे कोई भी सक्रियता नहीं है, टीचर ने बताया और बच्चों ने सुना। इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधि है? इनमें से कौन कौन सी गतिविधियां हैं? पहला चित्र बनाना, दूसरा फील्ड भ्रमण, तीसरा श्यामपट्ट का उपयोग। तो ये सारी की सारी क्या है? एक्टिविटीज हैं। चित्र के माध्यम से हम बच्चों को समझा सकते हैं, फील्ड भ्रमण हम करा सकते हैं, क्षेत्र भ्रमण जिसको हम कहते हैं, उसके बाद श्यामपट्ट का उपयोग। तो ये सारी क्या है? गतिविधियां हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह एकीकृत हो, समावेशी हो और विषयगत हो। ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। एकीकृत का मतलब है जैसे हमारी ईवीएस की पाठ्य पुस्तक है तो इसमें हम पर्यावरण, साइंस और सामाजिक विज्ञान तीनों चीजों को एक साथ या इंटीग्रेटेड रूप में पढ़ते हैं। समावेशी का मतलब है सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देना और सक्रिय रूप से उनको पढ़ाना। विषयगत का मतलब आपको पता ही है, विषय के आधार पर पढ़ाना। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ईवीएस पाठ्य पुस्तक में सपेरों पर एक अध्याय है, ठीक है, इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक करना और संवेदनशील बनाना है। पहला, यह एक अवैध कार्य है
बिल्कुल गलत। सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। संवेदनशील बनाना है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। चौथा है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। एक तो है कि जो सपेरे हैं वो सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाएं। दूसरा, सपेरों की जो आजीविका है वो सांपों पे चलती है। ठीक है, सांपों के साथ वो जो कर्तव्य दिखाते हैं उसी के आधार पर उनकी आजीविका निर्भर करती है। तो उन्हें आजीविका के लिए दूसरा विकल्प देने से पहले या उनकी आजीविका छीनने से पहले उनको दूसरे विकल्प प्रदान करने होंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। यह शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही मूल्यवान समय बर्बाद करता है। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 2। ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। इस दौरान बच्चे काफी चीजें सीखते हैं। एक तो बच्चे साथ में खाना खाते हैं, दूसरा बच्चों को जो है खाने के बारे में हम बता सकते हैं। तो काफी सारी चीजें इसमें बच्चों को जो है मिलती हैं। ठीक है, तो बच्चे बहुत सारी चीजें इससे सीखते हैं। तो शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम अवसर है। पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना शिक्षा क्या बताता है? पहला, स्कूल बैग का वजन कम करना। दूसरा, ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना। तीसरा, अबोध भार कम करने की जरूरत है। अबोध यानी अनावश्यक भार कम करने की जरूरत है। ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत है। तो इसका सही उत्तर आपका है ऑप्शन नंबर 3, अनावश्यक भार कम करने की आवश्यकता है। 87वां प्रश्न है, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? पहला, लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। जो लड़के और लड़कियां हैं वो अलग अलग सीख सकते हैं। दूसरा, कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। तीसरा, यहां पे समूह में सीखने की बात हो रही है। तीसरा, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। चौथा है, छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समूह में सीखने की बात हो रही है तो सहयोग के मूल्य उनमें विकसित होंगे। दूसरा, बच्चे जो है एक साथ काम करेंगे। तो एक साथ काम करके काफी सारी चीजें बच्चे साथ में सीखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाला का पूरा रूप क्या है? ऑप्शन नंबर 1, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट। इंग्लिश में हम पढ़ते हैं ब्रेन एडेड लर्निंग असाइनमेंट, ब्रेल एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ब्रेल एडेड लर्निंग असेसमेंट। इसका जो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 3, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। जो बिल्डिंग है उसको हम शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में यूज करेंगे। जो स्कूल की हमारी बिल्डिंग होगी इसको हम टीएलएम के रूप में यूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है? अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क मीन्स, पहला, विभिन्न भौतिक घटनाओं का पाठ्य पुस्तक स्पष्टीकरण। दूसरा, विचार और अवधारणाओं के औपचारिक रूप से
स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग। तीसरा, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार। चौथा, सभी विचारों को दृढ़ता से बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर आपका है यह है ऑप्शन नंबर 2, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण से अलग है। देखो कुछ विचार होते हैं जो औपचारिक रूप से स्वीकृत होते हैं, तो इनसे हटके यानी जो अनौपचारिक विचार हैं इनको हम कहते हैं अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स। महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक ऑप्शन नंबर 1 मिथक है। दूसरा, वैज्ञानिक तथ्य। तीसरा, रूढ़िबद्ध धारणा। चौथा, अंधविश्वास। इसका राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 1 मिथक। मिथक ऐसी चीज होती है जो पहले से चली आ रही हो, काफी पहले से चली आ रही हो और ये मान्यता सी बन गई हो कि महिलाएं पुरुष की तुलना में कमजोर हैं, तो इसे हम कहते हैं मिथक। तो ये थी ईवीएस की पेडागोजी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। साइनिंग आउट।